हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पर हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और फिर इसके पैरामीटर्स में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, जैसे Q वर्सेस V या C वर्सेस Q। तो हम लोगों ने ग्राफ से सारे रिजल्ट्स पुट आउट किए थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरिएशंस आएगा। ठीक है, और आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस टॉपिक का एक लिमिटेशंस है क्या, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे फॉर ओनली स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए। पहला वर्ड। दूसरा वर्ड, द कंडक्टर शुड बी आइसोलेटेड। यहाँ पर वर्ड आया है बेटा आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आपके पास जो चार्ज कंडक्टर होगा या जो चार्ज स्फेरिकल बॉडी होगी वो दूसरे चार्जेस से अफेक्टेड नहीं होगी। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय अनदर चार्जेस। ओके, it has itself charge, itself potentials, itself capacity, but it is not totally affected by another capacitors or another charged bodies. Okay, तो ये हमारे पास है। अब देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। Let us consider you have a मेटलिक स्फेयर। आपके पास एक मेटल स्फेयर हो गया और इस मेटल स्फेयर को हम लोगों ने क्या दिया, चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोगों को मालूम है कि मेटल की टेंडेंसी, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट के इनिशियल चैप्टर्स में आपने देखे हैं, इनिशियल टॉपिक्स में देखे हैं कि जब भी किसी मेटल को आप चार्ज प्रोवाइड करते हो तो मेटल की टेंडेंसी होती है होल अमाउंट ऑफ चार्ज रिजाइड्स एट इट्स सरफेस। टोटल चार्ज होता है सरफेस पर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेटल्स पर किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो लेट कस करो कि आपने इस मेटेलिक बॉडी को प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, तो जो भी प्लस क्यू चार्ज आप देंगे वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली। यहाँ पर हम एक और वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्मली वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली वर्ड का मतलब होता है कि चार्ज बॉडी या जो हमारे पास स्फेयर है, इसका जो शेप है वो सिमेट्रिकल शेप है, और सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो सरफेसेस ज़्यादा कर्व होते हैं वहाँ का जो सरफेस होता है वो ज़्यादा डेंस होता है। जैसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंडक्टर है, ऐसे शेप का है, तो आप यहाँ पर जो चार्ज प्रोवाइड करोगे तो इन प्लेसेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा डेंस होगा और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से हम लोगों ने इस बात को देख रखा है। यहाँ पर शेप क्या है, सिमेट्रिकल शेप की बॉडी हमारी है, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इसके सरफेस पर होगा। ठीक है, अच्छा, इस कंडक्टर की रेडियस को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर रेडियस इज आर। ठीक है, और आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इट शुड बी रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मली, इस सरफेस पर जो है वो नॉर्मली होंगी। नॉर्मल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री का होगा और ये नॉर्मली आउटवर्ड्स होंगी। क्लियर हुआ? और अगर आप इसको एज्यूम करो तो क्या आपको लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर से बेटा ओरिजिनेट हो रही हैं। इसका मतलब है कि आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने प्लस क्यू दिया था वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो सरफेस पर है, बट इट्स होल अमाउंट ऑफ इफेक्ट, इट्स इंटायर इफेक्ट कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। चार्ज का जो टोटल इफेक्ट है वो चार्ज कंडक्टर्स के सेंटर्स पर अफेक्टेड है। क्लियर हुआ? जैसे इसका एग्जांपल अगर आप कंसीडर करो तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप क्लास 11th में पढ़ते थे टॉपिक सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में आप क्या पढ़ते थे, जैसे आपके पास एक रिंग है और इस रिंग का जो मास है वो m है, टोटल रिंग का मास m है, तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है बेटा, इसके बाउंड्री पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करा जाता है इसके सेंटर पर। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। उसी टाइप से आप इसके टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या लेट करोगे, इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। पहला पॉइंट। अब आप निकाल लो इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ इस चार्ज कंसंट्रेशंस की वजह से। तो आपको मालूम है पोटेंशियल्स का फॉर्मूला अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्लियर है? किसके लिए? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला स्पेशली किसके लिए अप्लाई होता है,
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और यहाँ पर इस सरफेस का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कंसंट्रेटेड है इन अ पॉइंट फॉर्म, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला पॉइंट वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्मॉल आर मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर में टर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये पोटेंशियस निकल आया। नाउ यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस, सो इट्स कैपेसिटेंस, इसकी अगर हम कैपेसिटेंस की कंपेयरिंग करेंगे या कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस क्या है, कंपेरिजन है किसका किसका, चार्ज और रेज्ड पोटेंशियल्स का। तो आपने बॉडी को कितना चार्ज प्रोवाइड करा है, Q चार्ज प्रोवाइड किया आपने बॉडी को है Q अपॉन V आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, देन वी विल ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर हुआ। और अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करो तो एनालाइज करने पर क्या रिजल्ट आता है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट्स है, एयर में रखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर K की वैल्यू 1 लेट कर रखा है। ये चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो किस मीडियम में है, एयर और वैक्यूम में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है। अगर आप कोई मीडियम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप उस मीडियम का क्या पुटअप करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुटअप करेंगे, और एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 लेट कर लेंगे पहले से हम। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज अ कांस्टेंट्स। अगर हम न्यूमेरिकली अप्लाई करना चाहेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/9 × 10⁻9 × R। ये रिजल्ट्स आ गया हमारे पास। और अगर हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो एनालिसिस रिजल्ट क्या कहता है, C इज प्रोपोर्शनल टू R। जो C है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप, और साइज और शेप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी कौन है, इसका रेडियस। मींस अगर आपने छोटे रेडियस का स्फीयर यूज़ किया है तो उसकी चार्ज कैपेसिटी कम होगी, चार्ज स्टोरेज पावर कम होगा। बड़े रेडियस का आपने स्फीयर यूज किया है तो उसकी चार्ज कैपेसिटी या चार्ज स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज का अमाउंट ज़्यादा होगा। यहाँ से रिजल्ट हमारा जो है वो क्लेरिफाई हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए पॉइंट्स आप। क्लियर हो गया, इस तरह से ये रिजल्ट हमारा आएगा। और अगर लेट करिए आपने इस स्फीयर को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर रखा हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब हम लोग पहले कई बार भी डिस्कस कर चुके हैं, इंसुलेटिंग मीडियम विच अलाउ ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट्स को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट उसको ट्रांसमिट कर सकता है, दैट मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और अगर लेट कर लो हमने इस पूरे स्फेरिकल बॉडी को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर दिया हो, ठीक है, तो एक और रिजल्ट हमारे पास देखिए आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का। नोट करके अगर हम इसको बनाएंगे, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम बात करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो C का फॉर्मूला अप्लाई होगा, या उसको हम लोग C डैश कह दें, ये C है, तो यही फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कौन आएगा बेटा, K आ जाएगा। अब तक K की वैल्यू यहाँ पर 1 हम लोगों ने यूज़ की थी, अब वो K यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, और रेडियस हमारी वही है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में आप इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप इस रिजल्ट्स को फर्स्ट इक्वेशंस कह दिया, इसको आपने सेकंड इक्वेशंस कह दिया, और सेकंड इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दें आप, डिवाइड कर दें, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएगा, C डैश बाई C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो है हमें इस फॉर्म में मिलेगा, K इज इक्वल टू C अपॉन C डैश अपॉन C, ओके, या आप इसी को ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, C डैश इक्वल टू K इंटू C। इसका क्या रिजल्ट आ गया कि अगर हमने इस चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी को एयर के प्लेस पर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिप कर दिया, या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उस समय इस स्फेरिकल बॉडी की जो कैपेसिटेंस होगी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो भी उसका K है उतने टाइम्स हमारी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, आपको क्वेश्चंस कैसे जनरेट करके देंगे, क्वेश्चन ऐसे करके जनरेट देंगे, यू हैव गिवन अ स्फेरिकल कंडक्टर हुज कैपेसिटी इज C माइक्रोफैराड, if it is immersed in a medium of dielectric constant K, then what will be new capacitance,
देन योर आंसर विल बी कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। जो कैपेसिटेंस होगी वो इनिशियल वैल्यू की के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसको।